हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि अभी कल से हमें पता चल गया, अभी दिल्ली में भी लॉकडाउन लग गया 1 वीक का। और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन कर दिया है। हरियाणा में भी शिक्षा संस्थान और कॉलेज स्कूल सारे बंद कर दिए हैं। तो अभी सारे लगभग जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, वो फ्री हैं और यही मौका है। आप बैठ के देखो, सीधी सी बात है कि अगर टेस्ट क्लियर करना है तो बरसाती डड्डू बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाँ, जब डेट आएगी तब हम लग जाएंगे जी, 2-3 महीने में तैयारी करेंगे और लग जाएंगे। देखो, वो कहते हैं ना कि दुख में सिमरन हर करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। जो सुख तो अगर हम जब ज़रूरत है तब तो सभी तैयारी करते हैं। पर जब जो लोग तैयारी हर टाइम जारी रखते हैं, भी अगर पेपर तो देखो आज नहीं कल कोई ना कोई तो पेपर होएगा। आप अपनी तैयारी रखो फुल। अगर आपने तैयारी छोड़ दी, बैठ गए भी हाँ जब पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं निरंतर लगातार कर रहे हैं, जिन्होंने छोड़ी नहीं, वो आगे निकल जाएंगे। जो मौके पे बरसाती डड्डू बन के आएंगे वो फिर रह जाएंगे, फिर कहेंगे सर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ जी, हमारा किस्मत में नौकरी नहीं था। तो देखो, किस्मत तो बनानी पड़ती है, वो होती है कंटिन्यूटी से। अगर आपने फ्लो को छोड़ दिया तो फ्लो ख़त्म हो जाता है, फिर ध्यान इधर उधर बढ़ता है। तो जो फ्लो बना हुआ है उसको बनाए रखो। तो आज हम जो जिक्र करेंगे, क्योंकि अब 10 दिन तो रहेंगे बंद इंस्टीट्यूट 30 तारीख तक हरियाणा में। तो तब तक हम इसको एक पूरे तरीके से पढ़ेंगे, इतिहास को, हिस्ट्री को। और मैं आज की जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, इतिहास कैसे पढ़े, हिस्ट्री कैसे पढ़े। तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा आज तक कि जो इतिहास है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास हो गया, प्राचीन हिस्ट्री होगी, एशियंट हिस्ट्री होगी, और मध्यकालीन हो गया, मिडिल हो गया, और आधुनिक होगी वो जो न्यूएस्ट अभी। तो 3 हिस्से हैं। तो हम पढ़ेंगे भी कैसे पढ़ें, इसको शुरू कहाँ से करें, कौन सा क्या क्या। क्योंकि हिस्ट्री में दिक्कत क्या होती है, हम जो भी मिला जहाँ भी मिला पढ़ लिया, फिर जब उसमें आपस में सारे उलझ जाते हैं। इसको एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह नहीं पढ़ते। तो अगर हम प्राचीन हिस्ट्री का पढ़ें, तो प्राचीन हिस्ट्री में सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत होती है? सबसे पहला टॉपिक जो आता है इसका, प्रयोगात्मक प्रागैतिहासिक काल या ताम्रपाषाण काल। क्योंकि यहाँ पे क्या था, इंसान का जो विकास हो रहा था, क्योंकि वो जैसे जैसे धरती पे जीवन आया उसके बाद वो जंगलों में रहना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर उसने परिवार बनाने शुरू किए। तो ताम्रपाषाण यानी पाषाण में पत्थरों में कुछ थोड़े बहुत धातुओं का यूज़ करके वो जंगलों में रहता था, शिकार करता था। धीरे धीरे उसने खेती सीखी। इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे भारत में अगर पढ़ें तो भारत में जो भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं, जिनके बारे में कहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। 10,000 ईसा पूर्व से भी पहले वहाँ पे इंसान रहता था। कुछ उसको उससे भी ज़्यादा प्राचीन बताते हैं। और जैसे हमारे हरियाणा के पिंजौर जो है जगह, वहाँ से एक खोपड़ी मिली है जो बहुत ज़्यादा जो उसको भी 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी बताया गया। भी ये 1.5 करोड़ वर्ष पहले इंसान यहाँ पे रहते थे। तो ये इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो अगर भारत का इतिहास पढ़े, जो हमारे पास जिसके सबूत मिलते हैं, तो इनके सबूत तो मैंने बता दिए। कुछ गुफाएं हैं, कुछ उसमें मिलते हैं उनके, जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पे चित्रकारी मिलती है, वो प्राचीन है। ये तो आदि मानव काल हो गया, हड़प्पा काल। उसके बाद हड़प्पा काल शुरू होता है जिसके सबूत मिलते हैं। अलग अलग मत है, कोई इसको 3,000 ईसा पूर्व मानता है, कोई इसको उससे भी प्राचीन मानता है। और जो सर्वमान्य मत है वो कितने साल पुरानी है, ये 2350 ईस्वी से, ईसा पूर्व से लेके 1750 बीसी बोल सकते हो, ईसा पूर्व। तब ये जो सभ्यता थी हमारे भारत के अंदर फली फूली, इसके बारे में ये आपका दूसरा टॉपिक है। देखो, उसके बाद जो इतिहासकार मानते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का एक कारण वो मानते हैं आर्यों का आक्रमण, कि आर्य बाद में आए। तो आर्य आए तो उसी टाइम को क्या बोलते हैं, वैदिक काल। और ये भी 2 पार्ट है इसके, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये पढ़ेंगे ऋग्वेद, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई उस टाइम क्या स्थिति थी, क्या है, सारा कुछ उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अलग जो जब उत्तर वैदिक काल हुआ, बाकी जो 3 वेद थे उनकी रचनाएं हुई। और इसी टाइम में क्या हुआ, महाजनपद काल हुआ। महाजनपद, जनपद का मतलब क्या होता है जी? जनपद जहाँ पे जन के पद पड़े, पद मैंने पाँव, जन मैंने जनता या इंसान।
तो यहाँ पे आर्य लोग आए, वहाँ से कहाँ से भी आए, जो भी जैसे भी वो सारा पढ़ेंगे। अलग अलग सिद्धांत है, कुछ कहते हैं यहीं के मूल निवासी थे, कुछ कहते हैं ये मध्य एशिया से आए थे। वो आके यहाँ पे रहने लगे। वो परिवारों के रूप में आए थे या कुल के रूप में आए थे, क्योंकि आप उसके में पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, कई कुल को मिला के ग्राम। तो ग्राम और में रहने लग गए, जहाँ पे कई कुल हो गए तो उसको जनपद काल। जब वो बड़े रूप ले गए तो छोटे छोटे राज्यों के रूप में बट गए वो, तो उनको महाजनपद काल कहा गया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में क्या है, अलग अलग ये बताया गया भी, जब जो सर्वमान्य मत क्या है 16 जनपद हुए हैं फेमस, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कई जगह पे 18 भी बताया गया, कहीं पे कम संख्या भी बताई गई है, पर 16 हैं जो ज़्यादातर मानेंगे भी 16 थे। उन्हीं में से एक जनपद था मगध, जिसका उदय हुआ। और मगध में सबसे पहले जो राजवंश कौन सा पढ़ेंगे इसमें, हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसको पृत्रहंता वंश भी कहते हैं। पृत्रहंता वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, फिर धनानंद वाला नंद वंश आया, और नंद धनानंद के बाद कौन सा आया, मौर्य वंश। अब था क्या, देखो जी, ये जो चल रहा था, इसी में क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल था तो उसमें क्या हो गया, जो आर्य समाज था, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, उसमें कुरीतियाँ आ गई। बहुत सारे लोग, जो शूद्र वाला सिस्टम हो गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सोचने लगे भी ये सिस्टम गलत है। तो उसके खिलाफ या उसके उन्हीं के फ़ायदा उठा के कुछ नए धार्मिक आंदोलन हुए, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जो हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से अलग थे। वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए, या धार्मिक उस टाइम क्या हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ। तो ये मैंने वैसे इन दोनों की वीडियो अपलोड कर दी है, आप आगे भी इसके बीच में जब आएगा तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बारे में पढ़ना है आपने, बौद्ध धर्म कैसे फैला, ये कब बड़ा फैला फूला था, जब ये जनपद काल था। उत्तर वैदिक काल के बाद और जनपद काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये एक ही टाइम में सारे फले फूले हैं। तो इन्हीं से उसी टाइम में ही क्या हुआ कि कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए भारत के अंदर। और उनमें सबसे ज़्यादा देखो, साइरस प्रथम ने एक आक्रमण किया था, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वो बेचारा आया था उसके, और कहते यहाँ से हार के गया था, और इतनी बुरी तरह हार के गया था भी, अपने साथ सिर्फ उसके 7 ही सैनिक बचे थे, बड़ी मुश्किल से बचा था। उसके बाद किसने आक्रमण किया भारत के ऊपर, सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और सिकंदर जब वापस चला गया तो वो उसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और मौर्य साम्राज्य में आप पढ़ेंगे जो तीनों जो ज़्यादा बड़े सम्राट है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य डाउनफॉल में चला गया, उसकी शक्ति क्षीण होगी। तो छोटे छोटे जो मौर्य के अंडर राज्य थे यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उस टाइम कौन कौन से, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन से वंश आगे बढ़े, तो उनके बाद पढ़ेंगे शुंग वंश थे। क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, उसी को मार के, बृहद्रथ को, उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने मार के उस क्या किया, शुंग वंश की स्थापना की। तो इसी तरह इसी को वंश को ख़त्म करके कण्व वंश आया। और ये सातवां वंश ये क्या था, दक्षिण भारत में फैला, और इसने भी अपनी शक्ति को बढ़ाया और उत्तरी भारत के बहुत सारे एरिया में ये फैला। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया वंश है ये। एक ये वाक्टक वंश के बारे में पहले क्या था, हिस्ट्री में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि इसके ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले थे, कहीं कहीं साक्ष्य मिले थे। अभी क्या है, नागपुर जो महाराष्ट्र साइड है, वहाँ पे खुदाई हुई है, जो आजकल फेमस भी है, नागपुर में ज़्यादा कोरोना के मिल रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ साइटों पे इसकी खुदाई में काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। तो वाक्टक वंश को, उसमें ये स्पष्ट होता है भी जैसे गुप्त वंश भारत की में पूरा फेमस था, पूरा ज़बरदस्त था भी, हाँ स्वर्णिम युग कहते हैं भारत का। तो वाक्टक वंश भी बहुत बड़ा वंश था, बहुत बढ़िया काम किया था। इसके ऊपर भी पढ़ेंगे। उसी टाइम में कलिंग, देखो कलिंग को पहले क्या था, अशोक ने जीता था, और कलिंग के उसी युद्ध से उसका मन दहल गया था भी, यार ये रक्तपात नहीं करना, इस ये मारकाट नहीं करनी, इसलिए उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था। तो कलिंग दोबारा फिर क्या हो गया, धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ का एक राजा था खारवेल, वो काफ़ी प्रतापी हो, उसने भी कुछ किया, कुछ अभिलेख लिखवाए, तो उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और इसी टाइम में क्या हुआ, देखो जब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पे था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ किया, तो सिकंदर के बाद सेल्यूकस आया था, तो सेल्यूकस से लड़ाई हुई थी, तो सेल्यूकस हार गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या हुआ था,
उसकी लड़की जो हेलना थी उसकी शादी हुई थी, और बदले में हमें कुछ जगह मिली थी, जैसे तक्षशिला का राज्य भी मिल गया था, उससे आगे तक का कुछ राज्य मिल गया। क्योंकि देखो चाणक्य जी का सीधा सीधा सिद्धांत था भी हमें भारत के बाहर नहीं जाना, भारत के बाहर की सीमाओं के साथ कोई हेर फेर नहीं करना, हमें अपने ही राष्ट्र को एक मजबूत इकाई के रूप में एक राष्ट्र स्थापित करना है। देखो सेल्यूकस को अगर एक बार हरा चुके थे, अगर वो चाहते दोबारा सेना इकट्ठी करके सेल्यूकस को दोबारा भी हरा सकते थे। तो भारत का क्या है, ईरान और आज का जो ग्रीक है, एथेंस है, वहाँ तक भी राज फैला सकते थे चंद्रगुप्त के पास इतनी बड़ी सेना थी। क्योंकि जो एक राजा है जिसको एक बार हरा सकता है तो दूसरी बार भी हरा सकता है, पर ये सिद्धांत नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे ही मौर्य साम्राज्य ढीला पड़ा, जैसे ही उसका पतन हुआ, ये छोटे छोटे साम्राज्य पैदा हुए, तो उसी टाइम में क्या हुआ, जो ये विदेशी उत्तराधिकारी थे वही यमन थे, जो के नाम अपने सिकंदर के स्थान से, उन्होंने धीरे धीरे फिर भारत के अंदर एंट्री शुरू कर दी। जो भारत का ऊपरी हिस्सा पंजाब हो गया, आजकल की हिंदू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस पे अपना राज्य शुरू कर दिया। तो वो हिंद यमन के रूप में फेमस हुए ये राजा थे। तो ये यमन पर ये रहे यहाँ पे, यहीं पे राज किया। तो इन्होंने भी भारतीय धर्म को, बहुत सारे लोगों ने बुद्ध धर्म भी अपनाया, कुछ हिंदू धर्म भी अपनाया, इनके रीति रिवाज भी हमारे जैसे हो गए, हमारे जैसे ही हो गए जो पारसी लोग आजकल देखते हैं इसी तरह के ये। तो एक हिंद पार्थियन, वही पारसी वाला आ गया। ये भी थे जो पर्शिया से कुछ आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने कुछ टाइम भी यहाँ पे हमारे कुछ एरिया पे ऊपर किया इनको उखड़ने के बाद। और उसके उसी टाइम पे क्या था, शक के बारे में क्या कहते हैं लोग, इनको विदेशी कहते हैं, पर अगर मैं उनकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दूं, अगर हम धार्मिक साहित्य पढ़े तो उसमें एक मल्लेशों का जिक्र आता है। महाराजा जो सगर हुए हैं, सगर जिनके पुत्र शस्त्रों पुत्रों को ऋषि ने श्राप दिए थे, वो राख में तब्दील हो गए थे, तो फिर गंगा को लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो उनकी एक स्टोरीज जुड़ी हुई है कि एक मलेश शब्द आता है, उस टाइम भी उन्होंने उनको निष्कासन कर दिया था अपने यहाँ से, हिंदू अपने आर्यव्रत से बाहर से उन्होंने बाहर निकाल दिया था, ऊपर चले गए थे। तो ये ऊपर मध्य एशिया में जाके उस टाइम रहने लग गए थे। तो टाइम टू टाइम उनको बाद में क्या कहने लग गया, शक कहने लग गया। तो इन शकों ने फिर आक्रमण शुरू कर दिया इन्हीं के ऊपर, हिंद यमन के ऊपर, इनको उखाड़ के इन सभी को, विदेशियों को, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग 4 राजधानियाँ, 5 राजधानियाँ बनाई, वहाँ पे राज्य किया अलग अलग, इनके 30 के करीब राजा हुए, वो आप पढ़ लेंगे। और इन्हीं में से एक कुषाण वंश जो बहुत बड़ा फैला, तो जिसका एक राजा कनिष्क जो प्रतापी हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये सारा यहाँ तक चलते चलते उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कुषाण वंश का, कनिष्क का पतन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि गुप्त वंश की स्थापना हुई, जिसको क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्णिम युग। गुप्त वंश में आप सारा पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त। और इन्हीं के टाइम में क्या किया था, एक हूण जाति थी, ये भी वही मलेशियों में ही आगे, इन्होंने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया था, इनके साथ युद्ध हुआ था जो कुमारगुप्त का, और स्कंदगुप्त का भी हुआ था, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब गुप्त वंश क्षीण हुआ, उसकी शक्ति कमज़ोर हुई, तो धीरे धीरे फिर जो उनके अंदर छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो उसी में से एक थानेश्वर से एक बहुत बड़े राज्य का एक वंश का उदय हुआ, वर्धन वंश, और जिसके फेमस राजा हर्षवर्धन, हर्षचरित्र लिखी हुई है जो आप पढ़ते हैं, हरियाणा से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा उसके अंदर आता है। और ये कुषाण वंश का भी हरियाणा में आता है। अभी कुषाण कालीन सिक्के कौन सी जगह से मिले हैं हरियाणा में, मित्ताथल में मिले, ये चीज़ें याद रख लेना। तो ये चलता गया, इनके बाद ऐसे ही चलता हुआ वर्धन वंश हुआ। वर्धन वंश के बाद क्या हुआ कि भारत में तो वर्धमान वंश चल रहा था, उसके बाद कुछ छोटे छोटे फिर वंश आए, जैसे राष्ट्रकूट वंश आया, गुज्जर प्रतिहार वंश आया, इनके बारे में पढ़ेंगे, पाल वंश आया, इनके बारे में पढ़ेंगे। और छोटे छोटे और थे, दिल्ली जैसे कनौज का गढ़वाल वंश था, ये भी पढ़ेंगे, ये इसके बाद आया। फिर दिल्ली में चौहान वंश आया, इन्होंने कुछ टाइम किया, चौहानों का पृथ्वीराज चौहान जो फेमस राजा हुए हरियाणा के, जैसे उन्होंने भिवानी हांसी के अंदर अब एक किला बनाया जो तलवार किले से के नाम से भी फेमस है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चंदेल वंश भी है, और मालवा में परमार वंश पैदा हुआ। उसी टाइम पे क्या है, दक्षिण भारत का देखो, दक्षिण भारत का इतिहास सबसे बड़ी हमारे
ऐतिहासिक पुस्तकों की या स्कूलों की सबसे बड़ी मैं गलती मानता हूँ कि उन्होंने दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो सबसे हमारा शक्तिशाली इतिहास था, बहुत समृद्ध इतिहास था। अगर उसको पढ़ाया जाता तो उनके सामने ये मुग़ल साम्राज्य है ये बहुत छोटे पड़ते। बहुत टाइम से उन्होंने बहुत बहुत साल से थे, मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया, तो जो एक चोल एम्पायर था, चोल साम्राज्य था, जो 300 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1300 ईस्वी तक 1500 साल 1600 साल जिन्होंने बहुत बड़ा शासन स्थापित किया। इतनी ज़बरदस्त उनकी नेवी थी जिन्होंने लगभग 12,000 के करीब द्वीप, आज भी भारत के पास इतने द्वीप नहीं है, वो जीत लिए थे। इतनी ज़बरदस्त नेवी उन्होंने बना ली थी। और उनके जो आज का इंडोनेशिया बोलते हैं, जिसको आज का सुमात्रा, जावा और एक आज मालद्वीप जो अलग से देश बन गया, ये सारे द्वीप उनके अंडर थे। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जो आज भारत के अंडर है, ये सारे इन्होंने उस टाइम पे जीत लिए थे। तो इतने बड़े जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो हमसे छुपाया गया, उसके बारे में बहुत कम लिखा गया, बहुत कम पढ़ाया गया। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के सबसे जो फेमस वंश है जो बना दिए मैंने आपको, सबसे ज़्यादा फेमस वो है कौन सा है, चोल वंश है, उसके बाद चालुक्य वंश है, उसके बाद पल्लव वंश है, उसके बाद क्या है, पांड्या वंश भी है वहाँ पे, और एक वादमी वंश है। इन सभी वंश के बारे में, जो दक्षिण भारत के वंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी टाइम फिर क्या होता है, गजनवी से एक शासक आता है, मोहम्मद गजनवी, उसने भारत पे ऊपर आक्रमण किया। और भारत में क्या हुआ, मुस्लिम जो शासन है, मुस्लिम राजाओं का इंटरफेयर हो गया, मुसलमानों का इंटरफेयर हो गया, और यहीं से ही क्या हो गया, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया भारत का। उससे पहले जो मोहम्मद गजनबी के पहले के जो आक्रमण से पहले वाले इतिहास को क्या बोलते हैं, प्राचीन एशियंट हिस्ट्री। और मोहम्मद गजनबी के बाद वाले आक्रमण को क्या बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो इस तरह से अगर आप पूरा इसको सिस्टम बना के, पूरा टाइम बना के, टॉपिक वाइज शुरू से लगेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये हमें पूरी तरह से याद रहेंगे भी कौन था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेट वाइज पढ़ेंगे, तो ये सारा एक फिल्म की तरह, एक स्टोरी की तरह लगेगा। अगर हम बीच बीच में उठा लेंगे कहीं से, हमने कभी कर्ण वंश पढ़ लिया, कभी हमने मगध का उदयहरक वंश पढ़ लिया, कभी हमने गुप्त वंश पढ़ लिया, कभी हमने मुगल वंश पढ़ लिया, कभी हमने, तो वो खिचड़ी पक जाती है, तो आप उलझ जाते हो, आपको हिस्ट्री नीरस लगती है। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है अगर इसको हम इंटरेस्ट से पढ़ें। तो यही आज का टॉपिक है हमारा, ये हो गया। कल वाले टॉपिक में आपको बताएंगे भी मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसमें कहाँ से कौन कौन से कैसे कैसे चलेगा, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास वो आप डिस्कस करेंगे, उसका पूरा सिलेबस हो जाएगा। ये क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास का पूरा सिलेबस है। इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।